तो जय हिंद मित्रों, हम लोग जून के थर्ड वीक पर पहुंच चुके हैं और जून का जो पार्ट 3 वाला करंट अफेयर्स है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। साइमल्टेनियसली करंट अफेयर की जो क्विज है, डेली क्विज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इन शीट्स को पढ़िए, लेक्चर को सुनिए और उसके बाद में करंट अफेयर्स की डेली क्विजेस को देखिए। ये जो क्विजेस हैं ये हमारी यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए हैं, है ना। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया और उसके साथ साथ सीएपीएफ, एसी, इन तीनों के तो है ही हैं। और एफकेट वाले लोग अगर अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो वो भी इन क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट की क्विजेस वगैरह है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करते रहे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए और अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। चाइना ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ठीक है, चाइना जो है वो ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना रहा है। क्यों अपना रहा है, कहाँ कहाँ अपना रहा है? तो भाई वो ताइवान में अपना रहा है, साउथ चाइना सी जो है यहाँ पर अपना रहा है, और भाई हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वहां पर भी अपना रहा है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर होता क्या है? इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, मिडिल एरिया में लाई करता है। एक ऐसा अनक्लियर स्पेस होता है जो कि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट और पीस के बीच में आता है। पीस मतलब कि एब्सेंस ऑफ वॉर, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, चिल है माहौल, एकदम सब चिल कर रहे हैं। ठीक है, और वॉर यानी कि कन्फ्लिक्ट, लड़ाई दंगा मारपीट सब कुछ हो रहा है। इसके बीच के कहीं सिचुएशन जो आ जाती है ना कि भाई कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, ये हमारा ग्रे जोन होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अपने दुश्मन यानी कि अपने एडवर्सरी को आप हार्म करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको ये अंदाजा नहीं लगने देना चाहते कि भाई उनको किसी प्रकार का खतरा है या फिर वो अटैक में हैं, उनके ऊपर अटैक हो चुका है। इसका पता उनको नहीं लगने देना होता। इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की मीन्स को दोनों को शामिल किया जाता है ना। क्या क्या कोई मैकेनिज्म आ जाता है इसमें? इसमें इसको नॉर्मली सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है। सलामी स्लाइसिंग में पता है ना, एक ऐसा बड़ा सा रोल टाइप का रहता है, उसमें से एक काटा, दूसरा हिस्सा काटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, इस तरह का किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे मिलिट्री एक्शंस किए जाते हैं अपोजिशन की टेरिटरी को पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक अचीव करने के लिए, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है उल्टी सीधी, सैंक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, साइबर अटैक्स जो है वो किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं, लाइक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं, प्रॉक्सी फोर्सेस का यूज किया जाता है, कभी कोई आंदोलन स्टार्ट करवा दिया जाता है जो भाई आपके लाल किले पे चढ़ाता है ना। कभी कोई रोड रोक लेता है, कहीं कोई बिरयानी पार्टी जा रही है, ये सब हमारे ग्रे जोन वॉरफेयर के टैक्टिक्स आते हैं, है ना। इको वॉर आ जाता है, कोई लद्दाख से भाई दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है, क्यों? क्योंकि लद्दाख में लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, प्रॉक्सी वार हो रहा है, हाइब्रिड वॉर हो रहा है, वही शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं तो फिर कई घरों के समुदाय विशेष के लोग जो है उस पे पत्थरबाजी करते हैं, किसी को खींच के 20-22 गोलियां जो है वो ऐसे ही मार दी जाती हैं और बोला जाता है कि भाई हमें तो उकसाया गया था, है ना। इंफॉर्मेशन वॉर होता है, भाई जलेबी की फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। लीगल वॉर, पॉलिटिकल वॉर, अलग अलग कोर्ट्स के जरिए मल्टीपल केसेस, मल्टीपल पीआईएल्स दाखिल की जाती हैं और डेली स्टेटस क्यों तो आ ही जाता है ना। तो ये सब फेक न्यूज, प्रोपोगंडा, ऐसे भाई बहुत सारे रब्बीश लोग हैं जो इस तरह का फैलाते हैं। कुछ बहुत ही जर्मन शेफर्ड टाइप के लोग हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं। तो भाई यही आपका ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स में आ जाता है। जरूरी नहीं कि चाइना ही करे, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो भी कर रही हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो सब इसी का नतीजा था। फिर हम बात करेंगे WHO डिजिग्नेटेड CCRASNIIMH कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH। ठीक है, इनको पहला WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर यानी कि CC घोषित किया गया है फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसको कहा जाता है CCIND 177। ये जो रिकॉग्निशन है ये 4 सालों के लिए दिया गया है, जो आपका जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई NIIMH की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी इसके अंडर में? तो ये WHO को असिस्ट करेंगे अपनी टर्मिनोलॉजीज को स्टैंडर्डाइज करने में। जो टर्मिनोलॉजीज आपकी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और उसके साथ साथ सोगा, रिक्पा,
से रिलेटेड आ जाती है। ये क्वेश्चन सीडीएस में इस बार पूछा गया, ठीक है। प्लस ये डब्ल्यूएचओ को असिस्ट करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिन के मॉड्यूल्स होते हैं उनको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आईसीडी क्या होता है? आईसीडी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जिसके जरिए सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और कंपैरिजन किया जाता है मोर्टेलिटी डेटा का, लोग कैसे और कहाँ मर रहे हैं, ठीक है। ये सब इसमें होता है। इसमें मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट करना भी होता है रिसर्च मेथोडोलॉजीज डेवलप करने के लिए, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड IIMH की बात करें तो भाई ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो आ जाती है भाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अंदर डिपार्टमेंट आ जाता है भाई हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, CCRAS, ठीक है। मैंडेट सिंपल सा है, आयुर्वेद के बारे में मेडिको हिस्टोरिकल रिसर्च को डॉक्यूमेंट करना है, शोकेस करना है। योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध वगैरह जो रिलेटेड हेल्थ केयर डिसिप्लिन है उनको प्रमोट करना है इंडिया। फिर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है भाई हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बायलैटरल मीटिंग की है अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ में। ये जो मीटिंग है ये G7 समिट जो आपका अपूलिया इटली में हो रहा था उसी के साइडलाइंस में कंडक्ट किया गया। दोनों मेजर डेमोक्रेसीज क्या कर रही हैं, इनके बहुत सारे इंटरेस्ट एक साथ आ जाते हैं। खासकर चाइना का जो प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ रहा है उससे दोनों देशों को क्या करना है, टैकल करना है। अब भाई इसकी बायलैटरल कॉर्पोरेशन के ये दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है इसके की डायमेंशंस की बात करते हैं तो भाई पॉलिटिकल डायमेंशंस में आ जाता है कि सन 2014 से 2014 से दोनों की दोनों जो कंट्रीज हैं इन्होंने एक दूसरे को स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का रिलेशन दे रखा हो। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम भी भाई हमारा बनाया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से काम किया जा सके। और जापान का आ जाता है विजन ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। दूसरा हमारा इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है तो भाई इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया गया है। जापान का जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ में इट इज $21.96 बिलियन जो कि 2022 और 2023 में था। बायलैटरल ट्रेड का मतलब एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट है जापानीज ODA लोन्स का 4 डिकेड्स, कई दशकों से जापानीज ODA के जो लोन्स है वो इंडिया रिसीव करता आ रहा है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो वही फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग यानी कि 2+2 मीटिंग हमारी जापान के साथ होती है। बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी भाई हमने बना रखे हैं सप्लाई और सर्विसेज के लिए दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेस के लिए। प्लस मिलिट्री एक्सरसाइज भाई हम कंडक्ट करते हैं लाइक वीर गार्डियन हो गई, इसके साथ साथ धर्मा गार्डियन हो गई, ये भी कंडक्ट की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो भी कंडक्ट साथ में की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जापान इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है वो भी भाई दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन आ जाते हैं जिसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। लाइक भाई हमारा एशिया और अफ्रीका का ग्रोथ कॉरिडोर आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ भाई हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI भी है, ठीक है। ये सारी सारी चीजें आ जाती। फिर आगे बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के जो चीफ हैं उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट में चेताया है, चेतावनियां दी है उन्होंने। सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपनी वैल्यू अपने एसेट से, जो अंडरलाइंग एसेट होता है उस एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करती हैं, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई कॉमोडिटी हो सकती है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी हो सकती है, कोई करेंसी भी हो सकती है, कोई इंडेक्स भी हो सकता है। पर्पस सिंपल सा है कि भाई इसको हेजिंग पर्पसेस के लिए या स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो कॉमन टाइप्स के डेरिवेटिव्स जो है उसमें हमारा फ्यूचर डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शन डेरिवेटिव्स हैं और स्वैप्स भी आ जाते हैं।
डेरिवेटिव मार्केट जो इंडिया में है इसको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दो तरह के डेरिवेटिव मार्केट हमारे पास आ जाते हैं। एक तो आ जाता है जहां पर एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। दूसरा ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में निगोशिएट किया जाता है। फिर आगे बात करेंगे, इंडियन आर्मी रिसीव्ड फर्स्ट इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन्स नागास्त्र 1। इनको डेवलप किया गया है सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL नागपुर के द्वारा, ठीक है। हॉस्टाइल थ्रेड्स को कामिकाजे मोड में ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कामिकाजे पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज जो फाइटर चालक थे, जो भाई आपके फाइटर प्लेन के पायलट्स थे, वो लोग क्या किया करते थे, प्लेन को सुसाइड मोड में ले जाके किसी बड़े टारगेट पे, किसी बड़े शिप पे जाके टकरा देते थे, इन द होप कि भाई वो उसको मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कर देंगे, लेकिन ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। तो कामिकाजी मोड में ये चल सकता है, हॉस्टाइल थ्रेड्स पे जाके सीधे टकरा के उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। जीपीएस एनेबल्ड प्रिसीजन स्ट्राइक इनकी आ जाती है, एक्यूरेसी 2 मीटर की इनके पास है, ठीक है। कामिकाजे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नागास्त्र 1 जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक एनिमी कैंप्स पे ले सकता है, और जो सोल्जर्स होते हैं उनकी लाइफ को इंडेंजर किए बिना। इसके साथ साथ डे के साथ साथ नाइट सर्वेलेंस कैमरास भी इसमें लगे हुए हैं। 8 किलो का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटिंग वॉरहेड भी कैरी कर सकता है। यूनिक फीचर्स में एबॉर्ट का भी आ जाता है, रिकवर भी आ जाता है, रीयूज भी आ जाता है, और पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म भी इसके अंदर लगा हुआ। फिर बात करेंगे भाई डेड जोन की, ठीक है। तो डेड जोन की बात करें, कुछ फोरकास्ट वगैरह जो आए थे, उन फोरकास्ट में ये बोला गया कि अबव एवरेज समर जो रहेगी, इसको डेड जोन कहा जाता है, ये आपकी रहेगी गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। डेड जोन यानी कि हाइपोक्सिक एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम पाई जा रही है, जो फिश और बाकी मैरीन लाइफ को खत्म करके रखती है। कॉसेस क्या आ जाते हैं, वही कॉसेस आ जाते हैं नेचुरल कॉसेस में आपका सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि पानी की जो कॉलम्स हैं, पानी की जो लेयर्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके के लेयरिंग होना, स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सरफेस से नीचे की तरफ रुक जाती है, या ज्यादा सलाइन बॉटम वाटर्स तक रुक जाती है, इससे मरीन लाइफ नीचे इंडेंजर्ड हो जाती है। दूसरा, ब्लैक सी जो है वो लार्जेस्ट डेड जोन आ जाता है, जो कि नेचुरली अकर होता है भाई। तो ब्लैक सी तो भाई हमारा लार्जेस्ट आ गया। उसके बाद हमारा एक और रीजन आ जाता है, इसको हम एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में क्या है, इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है यूट्रिफिकेशन, सॉरी, ठीक है। मतलब जब किसी पानी की बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर रन ऑफ बहुत ज्यादा आ रहा है, एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट्स वहां डाले जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे पहुंच रहा है। इसकी वजह से होता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम होता है मतलब कि सरफेस के ऊपर एल्गी जम जाती है, जो कि अंदर की तरफ ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती, लाइट को, वाटर के सरफेस को तोड़ने नहीं देती, ठीक है। फिर बात करेंगे इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो भाई IORA की बात करेंगे हम लोग, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये नेल्सन मंडेला के विजन के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका एम क्या है, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इंडियन ओशन के रीजन में। 23 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। प्रायोरिटी एरिया इसमें आ जाते हैं मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, स्पेशल एजेंसीज में आ जाते हैं रीजनल सेंटर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो आ जाता है मॉरिशस। फिर आगे बात करेंगे ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की, क्योंकि भाई ट्रूनेट प्लेटफॉर्म क्या है, तो इंडिया का ट्रूनेट प्लेटफॉर्म जो है, जिसको गोवा बेस्ड मॉल ब्यो ने डेवलप किया। किस चीज के लिए डेवलप किया है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की डिटेक्शन के लिए। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एप्रिसिएशन मिला है। ये एक हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में आप इसको पकड़ सकते हैं,
बैटरी ऑपरेटेड है, ये रियल टाइम है यानी कि तुरंत का तुरंत रिजल्ट बताता है। रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिससे पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और राइफाम्यसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के जो टाइप्स होते हैं उनको डायग्नोस किया जाता है। इसको हेल्थ सेंटर, लैब्स और फील्ड सब जगह डिप्लॉय किया जा सकता है। ये 1 घंटे के अंदर रिजल्ट्स बता देता है और 40 से ज्यादा डिसीज को कैटर भी करता है। फिर बात करेंगे कवली प्राइज की। तो कवली प्राइज विनर्स को अनाउंस कर दिया गया है। इसके द्वारा अलग अलग फील्ड्स के जो भाई आपके अलग अलग फील्ड्स के मतलब कि एस्ट्रोफिजिक्स आ जाता है, न्यूरो साइंस आ जाता है, नैनो साइंस आ जाता है। इसके जितने भी भाई बंदे हैं जिनको प्राइज मिला है उनके बारे में अनाउंस किया गया है। ये बाय एनुअल अवार्ड है यानी कि ये साल में 2 साल में एक बार दिया जाता है। और ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है नॉर्वेजियन अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रेड कावली के द्वारा। ठीक है, इसको यूएस बेस्ड कावली फाउंडेशन है वो देती है। पार्टनरशिप रहती है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स और नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। हर अवार्ड में 1 मिलियन का कैश प्राइज रहता है, स्क्रॉल रहता है, 7 सेंटीमीटर का डायमीटर मेडल भी रहता है। इसको नोबेल प्राइज की लाइन पे बनाया गया था एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस के फील्ड में। बट इसमें और भी ज्यादा फील्ड एडिशन जो है वो मतलब की जा सकती। फिर हम बात करेंगे तारकनाथ दास की। 1884 टू 1958 इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। इनका जन्म बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में हुआ। जर्नलिस्ट, टीचर, फिलैंथ्रोपिस्ट और क्रांतिकारी थे। 1903 में उन्होंने क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। अनुशीलन समिति को एस्टेब्लिश किया गया था सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्र ने कोलकाता में। एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर भी इन्होंने लगाया, उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, और ये एस्टेब्लिश किया गया था आपका यूएसए में। 1913 में इन्होंने गदर मूवमेंट को भी ज्वाइन किया। ठीक है, और इनको इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी जो 1917 की थी उसमें भी इम्प्लीकेट किया गया। इन्होंने तारकनाथ दास फाउंडेशन 1935 में एस्टेब्लिश किया गया एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल रिलेशंस यूएस और एशियन कंट्रीज के बीच में बढ़ाने के। फिर आगे बात करेंगे बेंगलुरु की जो म्युनिसिपल बॉडी है, उन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई, उन्होंने ये बोला है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस जो है वो लगाएंगे। अब बृहट बेंगलुरु महानगर पालिके BBMP उन्होंने ये बोला है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि SWM का जो सेस है यानी कि पर बंदे पर हाउस होल्ड पे पर मंथ के हिसाब से 100 रुपए का सेस लगाया जाएगा। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स क्या कहते हैं? 2016 के रूल्स ये कहते हैं कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है ना, वो क्या कर सकती हैं, वो किसी तरह की यूजर फीस या फिर SWM का सेस जो है वो लोगों पे लगा सकती हैं। सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है? सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है ऐसे जो हमारे घरों के भाई है ना, जो हमारे घरों का कचरा निकलता है, जो हमारे घरों का बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इनको हम सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज से भी ये आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, जिनकी जो वैल्यू है ओरिजिनल ओनर्स की कम हो चुकी है लेकिन दूसरे बंदों के लिए उसकी अभी भी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि भाई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है ना, जो भाई हम लोग जिन प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सब आ जाता है, ये सब इसमें काउंट किए जाते हैं। करंट स्टेट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट इंडिया में कितना जनरेट होता है? 106,038 टन पर डे के हिसाब से हमारा सॉलिड वेस्ट इंडिया में जनरेट होता है, जिसमें से 95% वेस्ट जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में मतलब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टोटल कलेक्टेड वेस्ट में से 50% का जो है उस पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता है, जबकि 31 के आसपास जो रहता है वो अनअकाउंटेड रहता है। जैसे कि भाई दिल्ली में गाजीपुर पे कचरे का जो पार्ट है वो। फिर हम बात करेंगे द स्टडी एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट को रिलीज कर दिया गया है। ये जो स्टडी है इसको रिलीज किया गया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, आपका जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है वो 50 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो जो 60 साल से ऊपर के होते हैं उनको काउंट किया जाता है। ये 2050 तक इंडिया के कितने परसेंट है भाई? हाँ, ये शायद 20% है, 20% हो जाएंगे, है ना। 2011 में ये मात्र 8.6% थे। बाकी की फाइंडिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि वर्किंग स्टेटस।
तो सिर्फ 15% एल्डरली पर्सन जो है वो वर्क कर रहे हैं। 24% एल्डरली मेल्स जो है वो आपके वर्क कर रहे हैं, जबकि 7% एल्डरली फीमेल्स जो है वर्क कर रही हैं, जिससे जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में कई सारी बातें निकल के सामने आती हैं। फिर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, यानी कि सामाजिक सुरक्षा की बात करें, तो सिर्फ 29% एल्डरली पीपल है उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा मिलता है। हाई प्रिवलेंस आ जाता है मल्टीपल मॉर्बिडिटीज का, यानी कि 54% एल्डरली पर्सन है उनको दो या फिर दो से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, क्रोनिक डिसीजेज हैं। डिजिटल एक्सेस की बात करें तो 59% जो है इनके पास किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस नहीं है। और सोशल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 7% के करीब आपके जो लोग हैं वो किसी ना किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं बस। फिर बात करेंगे रशियन Su-24 बॉम्बर प्री स्वीडिश एयर स्पेस नियर स्ट्रेटेजिकली वाइटल बाल्टिक सी आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। तो भाई बाल्टिक सी की बात करेंगे भाई, है ना, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक है एक पार्ट है। सबसे पहली बात तो ये, यानी कि अटलांटिक ओशन से डेनिश स्ट्रेट, डेनमार्क है ना, तो यहाँ पर जो आपके स्ट्रेट्स हैं इनको डेनिश स्ट्रेट्स कहा जाता है, इसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिसुला को बाकी के कॉन्टिनेंटल यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी की कैटेगरी में भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लो सैलिनिटी होती है क्योंकि रिवर वाटर जो है वो काफी लार्ज क्वांटिटीज में यहाँ पर आपका पानी जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से भाई यहाँ से पानी आता है, इसलिए सैलिनिटी यहाँ पर क्या रहती है भाई, सबसे ज्यादा कम रहती है। सराउंडिंग कंट्रीज की बात करें तो भाई यहाँ पर डेनमार्क है, डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी है, जर्मनी के बाद पोलैंड है, लिथुआनिया है, आपका लातविया है, एस्टोनिया है, और आपका रशिया का पार्ट भी आ गया भाई, सॉरी रशिया का पार्ट भी आ गया, रशिया के बाद फिनलैंड आ गया, और यहाँ पर आपका स्वीडन आ गया। रिवर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आपकी विस्टुला रिवर आती है। ठीक है, ऑर्डर काइल कैनाल जो है वो भी यहाँ पर ड्रेन करती है, जो कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से क्या करती है, कनेक्ट करती है। मेजर गल्फ की बात करें तो भाई यहाँ पर गल्फ ऑफ बॉथनिया या बॉटनिया आ जाता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड भी यहाँ पर आ जाता है, गल्फ ऑफ रिगा और गल्फ ऑफ बैंग्स यहीं पर आ जाता है। ये नाम याद रखना भाई, आपसे एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, फिर मत बोलना बताया नहीं। लगे हाथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहो। ठीक है, फिर आती है बात बायोल्यूमिनेसेंस की। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रीटी कॉमन फिनोमेना है जो कि डीप सी श्रिम्प्स में पाया जाता है। होता क्या है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो लाइट्स को एमिट करता है, छोड़ता है ना। लाइट जो एमिट की जाती है वो आपकी जनरली प्रोड्यूस की जाती है एक पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा। एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो एनर्जी रिलीज करता है, एक एंजाइम कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा। यानी कि दो यूनिक केमिकल चाहिए होते हैं, एक तो रहता है ल्यूसीफेरिन, ठीक है, और दूसरा जो रहता है इसको या तो फोटोप्रोटीन ही बोलते हैं, प्रोटोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ल्यूसीफेराई सही भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो इस तरह का प्रोसेस दिखाती है, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती हैं, लाइक भाई स्पॉन्जेस हो गए, जेली फिश जो रहती है वो भी दिखाती है, हेड चेस्ट फिश है, वर्म्स हैं, सी वॉलनट्स हैं, फायर फ्लाइज हैं, जुगनू, फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज तरंग शक्ति की। तो भाई इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति को अगस्त 2024 में होल्ड करेगी, होस्ट करेगी, अभी कर रही है भाई। एक्सरसाइज दो फेजेस में कंडक्ट की जा रही है, पहली आपकी सदर्न इंडिया में कंडक्ट की जाएगी और दूसरी जो है वो वेस्टर्न सेक्टर यानी कि राजस्थान के आसपास। फिर बात करेंगे स्पेसिएशन की। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई, इससे पाया गया कि भाई जो एशियाटिक लॉयंस हैं और दूसरी तरफ जो हमारे बंगाल के टाइगर्स हैं, ये काफी समय से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में सिंपेट्रिक स्पेसिएशन की वजह से। अब ये क्या होता है, ठीक है, स्पेसिएशन का सबसे पहला मतलब रहता है कि भाई एक लियनेज स्प्लिटिंग इवेंट, आपकी जो लियनेज है वो स्प्लिट हो रही है ना, और इसके बदले दो या दो से ज्यादा सेपरेट स्पीसीज
अलग अलग जनरेट हो रही हैं। इस प्रोसेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी आपकी जनरेट होती है। अब स्पेसिएशन के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे कि एक होता है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि भाई हमारी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के द्वारा। यहाँ पर भाई कुछ मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ लोग निकल के यहाँ पहुंच गए और वो लोग आपकी क्या है, नई स्पीसीज को जन्म दे रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरा आ जाता है पेरीपेट्रिक। यहाँ पर क्या होता है कि नई स्पीसीज एक छोटी सी पॉपुलेशन में से बनती है जो कि किसी पर्टिकुलर लार्जर पॉपुलेशन के एज पर है। ये भाई हमारी लार्जर पॉपुलेशन है, उसी में एक छोटा सा ग्रुप यहाँ बन जाता है, इससे पेरीपेट्रिक होता है। और उसके बाद पैरापेट्रिक जो रहता है, यहाँ में क्या होता है, नई स्पीसीज बनती है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन पे। एक पॉपुलेशन भाई बड़ी सी है, कुछ यहाँ पहुंच गई, कुछ यहाँ पहुंच गई, ये फिर पहुंच गए, ये फिर कहीं और पहुंच गए, डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है बराबर। इनसे भी भाई नए बनते हैं, हवा पानी का असर है। और सिम्पेट्रिक की बात करें तो नई स्पीसीज आपकी क्या होती है, एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से बनती। फिर हम मलेशिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। एक कम्युनिटी जो सी फारिंग लोगों की है मलेशिया में, जो इंडिजिनियस बजाऊ लोग हैं, ठीक है, उनको इविक्ट किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है ताकि रैपिड अर्बनाइजेशन आपका कुछ अलग अलग सिटीज में किया जा सके। जैसे कि सबा आ जाता है और उसके बाद में आ जाता है मलेशियन बोर्नियो। ऐसा क्यों किया जाए, ठीक है, वो बात की बात से पहले हम ये देखेंगे कि भाई मलेशिया कहाँ लाई करती है। मलेशिया लाई करती है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है ये। इसमें दो नॉन कंटिगियस रीजन्स आ जाते हैं, यानी कि आपका पेनिनसुलर मलेशिया आ जाता है, ये मलय पेनिनसुला है, और आपका ईस्ट मलेशिया आ जाता है, इसको मलेशिया तिमूर कहा जाता है। ठीक है, दो पार्ट आ गए। ये जो है ये आपका बोर्नियो के आइलैंड पे लाए करता है, ठीक है। अब लैंड बाउंड्री की बात करें तो इनके नॉर्थ में आ जाता है थाईलैंड, सिंगापुर जो है वो इनके साउथ में आ जाता है, इंडोनेशिया साउथ तो ईस्ट में आ जाता है, ईस्ट मलेशिया साइड, और यहाँ पर ब्रुनेई आ जाता है। वाटर बॉडीज की बात करें तो साउथ चाइना सी है, और उसके साथ साथ यहाँ की तरफ जाएंगे तो अंडमान सी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स में आ जाती है पहांग, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है मलेशिया की। इसके साथ साथ आ जाती है रजांग, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स में आ जाते हैं कैनियर, ठीक है, ये बिगेस्ट मैन मेड लेक है साउथ ईस्ट एशिया में। प्लस आ जाता है बेरा और आ जाता है चिरी। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है मलक्का, जो कि इसके साउथ वेस्ट की तरफ पड़ती है, ठीक है। और एक बार आ जाती है, इसको बोला जाता है पलाबैक स्ट्रेट। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किनाबालू। अब आगे बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपीज। ये जो स्टडी है इसको यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था और फंड किया गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। इसको कंडक्ट किया गया था ताकि 30 पीओपीज जो है उनको स्टेटस को मॉनिटर किया जा सके, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर में आ जाते हैं। की फाइंडिंग्स की बात करें तो ये बोला गया है कि 12 के करीब पीओपीज जो है उनके यूज में डिक्लाइन देखा गया है, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन ग्लोबली 2004 से लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ डीडीटी आ जाता है, इसको बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है ना। ये ह्यूमन मिल्क में काफी कम पाया गया है। 2004 से इसका जो प्रेजेंस है मिल्क के सैंपल में 70% तक डिक्रीज हुआ है। जो रिप्लेसमेंट पीओपीज आ जाते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से, लाइक पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, जिनको PFAS कहा जाता है, इनको हाई लेवल पे डिटेक्ट किया गया। अब पीओपी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये कार्बन बेस्ड होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में परसिस्टेंट होते हैं, वहां पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये फोटोलाइटिक, बायोलॉजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये लो वाटर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि पानी के अंदर ये नहीं घुलते हैं। हेलोजेंस के साथ भी ये मिल जाते हैं, हेलोजेनेटेड होते हैं। हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन इनका होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हमारे अंदर आराम से जाके ठहर सकते हैं। सेमी वोलेटाइल होते हैं नेचर में, यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को मूव कर सकते हैं, खासकर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इनके
इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि कैंसर, लीवर डैमेज, फर्टिलिटी कम हो जाती है, अस्थमा बढ़ जाता है, थायराइड डिसीजेस हो जाती हैं, और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2024 की। 50th ईयर है इंडिया के क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का। इंडिया ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा के भितरकनिका भितरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में लॉन्च किया था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की असिस्टेंस थी। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भी असिस्टेंस। क्रोकोडाइल्स की बात करें तो लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज आ जाते हैं, जो कि रेप्टिलिया की वर्टिब्रेट कैटेगरी में लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो ये। इनके हैबिटेट की बात किया जाए तो सॉल्ट वाटर स्पीसीज के अलावा बाकी सारे जो क्रोकोडाइल्स हैं वो फ्रेश वाटर वाले जो आपके तालाब होते हैं वहां रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, रिवर्स वगैरह में रहते हैं। ये हमारे नॉक्चुरल एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली ये आपके रात में शिकार करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं लिमिटेड डिग्री तक, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, 3 मेन स्पीसीज आ जाती है क्रोकोडाइल्स के इंडिया में। आपका पहला जो आ जाता है वो आ जाता है एस्चुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पोरोसस आ जाता है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल ऑन अर्थ, लीस्ट कंसर्न IUCN है। शेड्यूल 1 आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और साइट्स में अपेंडिक्स 1। 3 लोकेशंस पे पाया जाता है, भितरकनिका, सुंदरवन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मगर या मार्स क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पल्स्ट्रस कहा जाता है। इसका स्नाउट ब्रॉड होती है, गड्ढे करता है, होल्स करता है अंडे देने के लिए, सॉरी नेस्टिंग पर्पसेस के लिए, बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए। वनरेबल है, शेड्यूल 1 ऑफ WPA में आ जाता है, अपेंडिक्स 1 में आता है। ये 15 इंडियन स्टेट्स में प्रेजेंट है। गंगा रिवर ड्रेनेज में बहुत ज्यादा इसकी प्रेजेंस दिखती है। घड़ियाल यानी कि गेवेलियस गैंगेटिकस, इसका नाम घड़ियाल रखा गया है क्योंकि इसकी जो नोज है इसको बल्बस नोब कहा जाता है। फिश खाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 ऑफ WPA, साइट्स में अपेंडिक्स 1, और ये फ्रेश वाटर रिवर चंबल, गिरवा, घग्गर, सोन और गंडक में देखने को मिलती। ठीक है, अगर हम भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ पर पाया जाता है सुंदरबंस के बाद में, और इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी क्रीक्स हैं, कैनाल्स हैं, जिसमें नॉर्मली आपका पानी आता जाता रहता है, ब्राह्मणी, वैतरणी, धमरा और पथशाला रिवर्स के जरिए। यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स और पाइथन, हाइनास वगैरह काफी सारा प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी GSWS की, बीइंग डेवलप्ड एज सेकंड होम फॉर चीता। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि चीता जो है उनका ट्रांसलोकेशन किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ट्रांसलोकेशन जो है ये क्या होता है? ट्रांसलोकेशन आपका प्रोजेक्ट चीता के अंडर में किया जाएगा। इसके स्लॉट में 20 के आसपास के जो चीता है जो कि आपके कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। ये भाई कूनो भाई हमारी सेंचुरी आ जाती। ठीक है, अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारी MP और राजस्थान के वाइल्ड लाइफ मतलब इसके बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ठीक है, तकरीबन 368 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ से आपकी चंबल रिवर जो है वो फ्लो करती है सेंचुरी से। गांधी सागर डैम भी इसी की सेंचुरी की विसिनिटी में आ जाता है। फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो यहाँ पर अर्जोना जल के जामुन के जो ट्रीज हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पैंथर, नीलगिरी, नीलगाय, चिनकारा और वॉल्फ वगैरह भी पाए जाते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट इसको हम कह सकते हैं, है ना। इंटरकॉन्टिनेंटल इसलिए क्योंकि अफ्रीका से एशिया हमारे चीते लाए गए थे। तकरीबन 50 के आसपास चीता जो है उनको वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज में देश में अगले 5 सालों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आ जाती है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चीतास की बात करें तो चीता वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ओनली लार्ज कार्निवोर जो कि इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। बाकी की जो बिग कैट्स हैं, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड, जगुआर्स, उनकी तरह चीता आपके रोर नहीं करते। चीता
म्यू करते हैं। ठीक है, दो स्पीसीज चीता की हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। एक तो भाई हमारा अफ्रीकन आ जाता है, ठीक है, इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में IUCN ने डाला है। और एशियाटिक भी आ जाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। फिर बात करेंगे सिप्री ईयरबुक 2024 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलीज। इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से बुलाया जाता है। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्वीडन में बेस्ड है। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियर आर्मामेंट की हाइलाइट्स की बात करें तो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आ जाते हैं। यूके, रशिया, US, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ठीक है, ये वही आ जाते हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं। ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं। 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है, इसमें से 90% बिलोंग करते हैं रशिया और USA को। ग्लोबल रिडक्शंस की बात करें, ऑपरेशनल वॉरहेड्स की बात करें, तो वो आपका कम हो गया है, मतलब कि वो रुक गया है। चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है। इंडिया ने भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को थोड़ा सा बढ़ाया है, 172 थे वही हमारे पास 2023 में। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को पहली बार हमने सरपास किया है। इसराइल के साथ साथ इंडिया भी खासकर क्या करता है, प्लूटोनियम को यूज करता है। प्लूटोनियम को फिसाइल मटेरियल के तौर पर यूज करता है न्यूक्लियर वेपन्स में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि DSR की। तो पंजाब गवर्नमेंट DSR टेक्निक को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। DSR को बोला जाता है तर वतर टेक्निक या टार वटार टेक्निक भी कह सकते हैं। मॉडर्न राइस कल्टीवेशन टेक्निक है जहां पर राइस के जो सीड्स होते हैं डायरेक्टली उनको फील्ड में आपका बोया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि भाई पहले आप नर्सरी में क्या करते हैं, इस तरह की जो पौध होती है पहले उसको तैयार करते हैं और फिर आप उसके बाद में पानी भर के पूरी खेत में उसको लगाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस सिंपल सा है, इससे ज्यादा फास्टर प्लांटिंग की जाएगी, मैच्योरिंग होगी क्रॉप की, ट्रांसप्लांटिंग जो है वो वाला प्रोसेस एलिमिनेट किया जाएगा, वाटर कंजप्शन और लेबर जो है इसको भी रिड्यूस किया जाएगा। भाई इस प्रोसेस में लेबर बहुत ज्यादा लगती है ना, ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन वाले मेथड में। और उसके साथ साथ स्टबल बर्निंग का जो प्रोसेस है, पराली जलाने का जो प्रोसेस है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा, मीथेन के एमिशंस को रोका जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है भाई चेनाब का रेल ब्रिज। तो पहला जो ट्रायल रन है, ट्रेन रन है, वो कंडक्ट किया गया चेनाब रेल ब्रिज पे। ये आ जाता है भाई रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, ये जो ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का पार्ट है। चेनाब ब्रिज को चेनाब का आर्च ब्रिज भी कहते हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि हिमालयन रेंजेस में लाई करता है। 359 मीटर्स यानी कि 109 फीट के आसपास आ जाता है ये चेनाब रिवर से ऊपर। सॉरी, ओके, नहीं 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 नहीं। अब हम बात करेंगे चेनाब के रेल ब्रिज की। तो पहला जो ट्रायल ट्रेन रन है वो चेनाब रेल ब्रिज का रियासी डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसको चेनाब का आर्च ब्रिज भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आ जाता है जो कि हिमालयन रेंजेस में सिचुएटेड है। इसकी हाइट तकरीबन 359 मीटर के आसपास है चेनाब रिवर के ऊपर, और ये 35 मीटर ज्यादा टॉल है पेरिस के आईफल टावर्स। हाई वेलोसिटी विंड्स तकरीबन 260 किलोमीटर पर आवर को भी झेल सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अर्थक्वेक्स वगैरह को भी झेल सकता है। ठीक है, ये आपका जहां पर चंद्र और भागा जो रिवर्स है, जहां पर दोनों के दोनों रिवर्स मिलके चंद्र भागा बनाती हैं, जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में आता है, उन्हीं उस विसिनिटी में लाई करता है। और ये साउथ वेस्ट की तरफ आपकी मूव करती हैं। उसकी चेनाब जो साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है, पाकिस्तान, झेलम, रावी और फाइनली सतलज को मीट करती है, वो ज्योग्राफी वाली बात।
फिर बात करेंगे मरकरी आइलैंड की, तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है जो कि मरकरी आइलैंड के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, इसको प्रीमियर किया गया 18 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मरकरी आइलैंड की बात करें, एक छोटा सा पथरीला रॉकी आइलैंड आ जाता है जो कि अटलांटिक ओशन में लाई करता है, ठीक है। यानी कि नाम्बिया का जो हमारा डायमंड कोस्ट है उसके आसपास आता है। इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज IBA के तौर पे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज किया है। इट इज वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कोस्टल सीबर्ड ब्रीडिंग आइलैंड अलोंग दिस पर्टिकुलर कोस्ट। फिर हम एक फेमस पर्सनालिटी की बात करेंगे, इनका नाम है लक्ष्मण सतपथी। 1916 टू 2001 इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इनका जन्म सोनपुर का जो प्रिंसली स्टेट था जो कि अब उड़ीसा में लाई करता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। ये सोनपुर प्रजामंडल मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन के कॉल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे ये और इनके भाई राम सतपथी। उन्होंने प्रिंसली स्टेट जो सोनपुर का था उनके खिलाफ आवाज उठाई, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो हैं उनको लॉन्च किया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी ज्यादा उनको बढ़ाया और बाकी के प्रजामंडल लीडर्स के साथ में सोनपुर को उड़ीसा के साथ में जनवरी 1948 में मिक्स करवाया, मर्ज कर। सेकेंड मीटिंग हुई भाई यूएस इंडिया इनिशिएटिव की ऑन क्रिटिकल एंड एनर्जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ICET जो है भाई इसको लीड किया जा रहा है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भाई एक फ्रेमवर्क आ जाता है CET यानी कि क्रिटिकल एंड एनर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। इसमें स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी ये सब आ जाता। फिर हम बात करेंगे द प्राइम मिनिस्टर ग्रांटेड सर्टिफिकेट्स टू 30,000 कृषि सखीज। कृषि सखीज कौन है? ये हमारे प्रैक्टिसिंग फार्मर्स हैं, ट्रेंड पैरा एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स आपके कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम KSCP के अंडर में दिए गए। KSCP की बात करें तो एक इनिशिएटिव आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आ जाती है ताकि रूरल वुमेन जो है उनकी स्किल्स को इनहेंस किया जा सके, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन कोर्स आपका लखपति दीदी जो स्कीम है उसके साथ में अलाइंड भी किया गया है। इसको लखपति दीदी का जो प्रोग्राम है इसके द्वारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देने वाला काम है जो कि रूरल एरियाज के वुमेन के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, उसमें वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर तकरीबन 80% रूरल वुमेन को एम्प्लॉय करता है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है। ओनरशिप की बात करें तो फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग्स यानी कि खेत जो है वो आपके 2010-2011 में 12% थे जो कि 2015-2016 में 13% पहुंच चुके हैं। फिर आगे बात करेंगे सेंटर इंट्रोड्यूस ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स का इस्तेमाल किया है जो कि उनको ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंडर में दी जाती है। इस एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो भाई हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो कि टेरिटोरियल वाटर्स में लाई करते हैं, ठीक है, हमारी टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले इलाकों में आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आ जाते हैं और बाकी जो मैरीटाइम जोन्स में आते हैं उनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन से रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स आपके सब तरह की मिनरल्स पर अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट ऑन मिनरल ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या है, इसमें स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया है, फिजिबिलिटी स्टडीज, इकोनॉमिक वायबिलिटी असेसमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड रिजर्व। ऑफशोर माइनिंग की अगर हम बात करें तो ऑफशोर माइनिंग का मतलब होता है मिनरल डिपॉजिट्स को डीप सी बेड से निकालना 200 मीटर से ज्यादा की डेप्थ के साथ, ठीक है। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो है वो डीप सी से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स आ जाते हैं। ये जो नोड्यूल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे आलू के जैसे भाई हमारे लम्प्स रहते हैं मिनरल्स के,
जो समुद्र के बेड पे मिलते हैं, हाई कंसंट्रेशन मेटल्स का रहता है इनमें, मैंगनीज और आयरन वगैरह। इसके साथ साथ सी फ्लोर पे मैसिव सल्फाइड्स जो रहते हैं वो भी मिलते हैं। मेटल सल्फाइड्स आपके हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास बन जाते हैं। वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह मिलती है। और कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट भी पाई जाती है। ये जो क्रस्ट होती हैं यहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं जो कि सी माउंट्स और बाकी अंडर वाटर माउंटेन्स के आसपास बन जाते हैं। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिलीज इंडिया फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मीटिंग जो है उसी के दौरान ज्वाइंट डॉक्ट्रिन को रिलीज किया गया, जिसमें इस चीज पे फोकस डाला गया कि भाई मिलिट्री एस्पेक्ट हमें समझना है साइबर स्पेस ऑपरेशंस का। साइबर स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन के तौर पे उभर कर सामने आया है मॉडर्न वॉरफेयर। आज के टाइम में भाई साइबर स्पेस ही सारा खेल क्रिएट करता है ना। जो ट्रेडिशनल हमारी डोमेन है लैंड, सी और एयर, इनके अलावा साइबर स्पेस भी आ चुका है। अब इसके साथ साथ हॉस्टाइल एक्शंस को रोकना है साइबर स्पेस में, जो नेशन की इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकते हैं, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को ध्वस्त कर सकते हैं, खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए जॉइंट डॉक्ट्रिन की जरूरत है। साइबर स्पेस वॉरफेयर की बात करें तो ये किसी भी प्रकार का साइबर अटैक है जो किसी स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, किसी नेशन की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खतरा रहता है, और ये आपकी किसी नेशन की सिक्योरिटी को टोटली खत्म कर सकता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स और नेटवर्क पे अटैक करना, एसेंशियल सर्विसेज को खत्म कर देना, क्लासिफाइड डेटा को चुरा लेना, फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म कर देना। ठीक है, इसमें साइबर टेररिज्म, साइबर फ्रॉड, साइबर स्पाइंग और साइबर स्टॉकिंग वगैरह सब कुछ शामिल हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कम्स इनटू इफेक्ट। इसके जरिए जो हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 था उसको रिपील कर लिया गया। प्रोविजंस की बात करें पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 की, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज DGPS इनको इंडिया पोस्ट का हेड बनाया जाएगा। DGPS के पास जो पावर्स रहेंगी वो आपकी स्पेसिफिक अलग अलग पावर्स रहेंगी, लाइक किस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कितना चार्ज लगाना है, सप्लाई से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, किसका, पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई पोस्टल आर्टिकल जो है उनको इंटरसेप्ट करने की पावर, यानी कि इनको बीच में रोक के उनको एग्जामिन करने की, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी आर्टिकल को इंटरसेप्ट कर सकती है जो इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजा गया है स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स में सिक्योरिटी आ जाती है, भाई देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा है, फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन स्टेट्स के साथ खत्म हो रहे हो, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी जैसे ग्राउंड्स को इंक्लूड किया गया है। एक्सेम्पशंस भी लाइबिलिटी से दिए गए हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं लेगा, किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो नहीं लेगा सर्विसेज से रिलेटेड, एक्सेप्ट जो आपकी लाइबिलिटी आपकी पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पेसिफाइड सर्विस के द्वारा दी जा रही है उसके अलावा। ठीक है, कोई पीनल प्रोविजंस ऐड नहीं किए गए हैं। एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। एक सिंपल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की डिलीवरी के लिए बनाया गया है, बैंकिंग सर्विसेज के लिए बनाया गया है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो कि आखिरी बंदे तक पहुंच सकती है, जो बंदा गांव के दूर दराज में रहता है ना। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम ब्रिटिश एरा के टाइम की बात करते हैं पोस्टल सिस्टम की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में खोला था। लॉर्ड डलहौजी ने इंडियन पोस्ट ऑफिस को सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की थी। और प्रेजेंट साइट की अगर हम बात करें तो जनरल पोस्ट ऑफिस की प्रेजेंट साइज जो है वो है कोलकाता। ये आपका फर्स्ट क्या बोलते हैं फोर्ट विलियम यहीं पर स्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। लोक अदालत जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ADR। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ADR हम इसको कह सकते हैं। लोक अदालत को सिंपली अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दैट इज पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत। ठीक है, होता क्या है, इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर में सन 2002 में इस एक्ट को अमेंड करके परमानेंट
लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए इस्टेब्लिश की गई, जिसके जरिए जिसको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे गाइड किया जाता है। ठीक है, इनके सीपीसी जो भाई हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है उसके द्वारा बाउंड नहीं होती हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट इन सब के द्वारा बाउंड नहीं होती, जो आगे जाके आपके चेंज हो गए। सिविल कोर्ट की जैसी इनकी पावर्स होती हैं। डिसीजन जो लोक अदालत के द्वारा लिया जाता है वो फाइनल होता है और बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है, और कोई भी अपील उसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। कौन कौन से केसेस आ जाते हैं लोक अदालत में? ठीक है, कोई भी केस जो आपका पेंडिंग है कोर्ट के सामने, ठीक, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है और वो कोर्ट के सामने फाइल किया जा सकता है। अलग तरह के केसेस जैसे कि भाई आपके शादी ब्याह के जो विवाद हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, वाटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, लैंड एक्विजिशन है, ये सब भी। तो पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में कंडक्ट की गई थी। ठीक है, बाकी जो दूसरे भाई हमारे एडीआरएम के फॉर्म आ जाते हैं, इसमें एक तो आ जाता है आर्बिट्रेशन, बीच बचाव, ठीक है, मेडिएशन, मध्यस्थता कराई जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ रहता है कंसिलिएशन सॉरी, ये हमारे अलग अलग प्रोसेस आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन यानी कि ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। क्वासी का सिंपल मतलब होता है सेमी जुडिशियल, है ना, ऑलमोस्ट जुडिशियल। इसमें डिसीजन बाइंडिंग होता है। मेडिएशन में क्या होता है, डिसीजन आपका वॉलेंटरी और कंसेशनल बेसिस पे होता है, जब दोनों पार्टीज राजी हो जाती हैं। और कंसिलिएशन में जो कंसिलिएटर होता है वो दोनों पार्टीज को असिस्ट करता है कि दोनों आपस में एक म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट पे पहुंचे, जो कि नॉन बाइंडिंग होता है। फिर बात करेंगे स्पीकर प्रोटेम ऑफ लोकसभा की। तो जो हमारी 18th लोकसभा थी है, उसके जो प्रोटेम स्पीकर जो है उनको चूज किया जा रहा था, ठीक है, और नए मेंबर्स के द्वारा। देखो भाई, जो ऑफिस होता है हमारा स्पीकर का, ये वैकेंट हो जाता है नई लोकसभा की पहली मीटिंग से पहले ही। उससे पहले तक जो आपका स्पीकर होता है वो ऑफिस को होल्ड करता है, लेकिन जैसे मीटिंग होने वाली होती है वैसे ही उस ऑफिस को खाली कर दिया जाता है। और जो ड्यूटीज होती है स्पीकर की, वो हाउस के एक मेंबर के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, वो हाउस का एक मेंबर ही उन ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो बंदा होता है इसी को स्पीकर प्रोटेम कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाती है उस बंदे को स्पीकर प्रोटेम की। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपका सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है उस मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसकी मेंबरशिप के एज के हिसाब से नहीं, उसकी मेंबरशिप के बेसिस पे देखा जाता है, उसको इस पर्पस के हिसाब से चूज किया जाता है। तो भाई इस साल जो थे आपके वो थे, सॉरी, भर्तृहरि महताब, इन्होंने स्पीकर प्रोटेम के तौर पे सर्व किया। ठीक है, आपका 24 जून 2024 से लेकर 26 जून 2024, यानी कि 2 दिनों के लिए। और उसके बाद में इनको 1998 से लेके 2024 तक बीजू जनता दल बीजद वहां से एमपी के तौर पे इलेक्ट किया जाता रहा है। फिर बात करेंगे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई की। तो 9 इंडियन पोर्ट जो है उनको टॉप 100 ग्लोबल जो पोर्ट्स आते हैं उनके बीच में स्थान दिया गया है। किसमें स्थान दिया गया है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। तो सीपीपीआई 2023 की बात करें, इसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा एंड एसएनपी मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा। ये इंडेक्स एक कंपेरेबल असेसमेंट होता है किसी भी वेसल का टाइम पोर्ट पे कितना बीतता है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है जिससे कोई भी टर्मिनल उसको कैसे इंप्रूव किया। अरे पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के लिए टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट की बात करें तो वो आ जाता है आपका चाइना का यंगशान। ठीक है, ये हमारा चाइना में लाइक। फिर देखेंगे कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम के बारे में। देखो, हम सबको पता है कुवैत में बहुत बड़ी आग लगी थी, है ना, कई सारे इंडियंस जो हैं उनकी डेथ हुई थी, तकरीबन 49 पीपल्स की डेथ हुई थी। इससे कफाला सिस्टम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए। ये 1950s में स्टार्ट हुआ है ताकि एम्प्लॉयर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच की रिलेशनशिप को
क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ये वेस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है। जो एम्प्लॉयर्स हैं भाई हमारे, जो काम दे रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स जो किसी और देश से आके वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको बनाना था कि भाई लेबर को रोटेट करना है, ठीक है, और इसके जरिए एक इकोनॉमिक बूम कंट्री में लेके आना है। नया नया लेबर आएगा, वो अपना पैसा कमाएगा, फिर चला जाएगा, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर किसी भी कंट्री में ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। उसको एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रांसफर रहता है, या फिर वो नहीं हो सकता, या फिर वो कंट्री छोड़ भी नहीं सकता विदाउट एनी उसको एक एक्सप्लिसिट परमिशन, रिटन परमिशन जो है अपने स्पॉन्सर से लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो कफाला यानी कि टू गारंटी, टेक केयर ऑफ। जीसीसी कंट्रीज जो है वो अलग वेरियस लिमिटेशंस लगाती हैं वर्कर्स पे कफाला के द्वारा। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं कहाँ पे एग्जिट परमिट भी चाहिए होता है, एग्जिट परमिट नहीं चाहिए होता लेकिन स्पॉन्सर चाहिए होता है, ठीक है। रिफॉर्म्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लागू किए गए हैं। सारे माइग्रेंट वर्कर्स को एक एमिराटी स्पॉन्सर चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज को एक नो ऑब्जेक्शंस लेटर जो है वो साइन करना पड़ेगा, सॉरी उनको वो लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से अगर उनको हटना है तो उनको एनओसी भी जो है वो लेना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे नेशनल फाइनेंशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए की। तो एनएफआरए क्या कर रही है, ऑडिट फर्म्स जो है उनका नंबर बढ़ाने जा रही है, ठीक है, जो कि एनुअल एक्सपेंशन इंस्पेक्शन करते हैं, ऐसी ऑडिट फर्म्स को बढ़ाया जा रहा है। एनएफआरए की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर आ जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद इनका जो जेनेसिस की बात करें तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में बनाया था। इनका ऑब्जेक्टिव है कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है सारी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंडिया में। कंपोजिशन की बात करें तो एक तो भाई आ जाता है चेयरपर्सन, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि 15 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, पार्ट टाइम और फुल मेंबर्स मिला के। फंक्शंस और ड्यूटीज की बात करें तो ये ऑडिट अकाउंटिंग के बारे में रिकमेंडेशंस देते हैं, ऑडिटिंग पॉलिसीज के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो कंपनीज को अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। इसके साथ साथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस जो कंपनीज को फॉलो करना होता है उसकी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट भी, ठीक है। अकाउंट्स को ऑडिट इंडिया में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर बात करेंगे एंजल टैक्स की। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने सजेस्ट किया है कि एंजल टैक्स को हटा दिया जाए। इसको सबसे पहले सन 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था IT एक्ट 1961 के अंडर में, यानी कि ये उस कैपिटल पे लगाया जाता है जिसको रेज किया गया है किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको इशू करने के बाद, है ना। अगर जो शेयर की प्राइस होती है वो इश्यूड शेयर से ज्यादा आपकी निकलती है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा निकलती है, तो भाई आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उस पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बचाया जाता है और इसको रोका जाता है, ठीक है। और बिजनेसेस के लिए इस चीज को आसान बनाया जाता है कि वो टैक्स नॉर्म्स को फॉलो करें। फिर बात होगी सिकल सेल डिसीज यानी कि SCD की। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 को 19 जून को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम इस बार की थी होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग केयर ग्लोबली, यानी कि ये बेसिकली सिकल सेल डिसीज एक ऐसे ब्लड डिसऑर्डर को मेंशन करती है जहां पर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल डिसीज में जो ये जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल रहता है जो कि भाई आपका इस तरीके का बाय कॉनकेव होता है, या फिर आप इसको राउंड कह सकते हैं, स्फीयर कह सकते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से हंसिए जैसा हो जाता है ना, ये आपका इस तरीके से आधे चंद्रमा जैसा हो जाता है, कि सिकल जैसा हो जाता है, हंसिया होता है ना ऐसा, तो उस तरह से हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल सेल बोला होता है। इसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाते हैं ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से एनीमिया, पेन, इन्फेक्शंस और बाकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, लेकिन नॉन ट्राइबल्स में भी होता है। इंडिया में नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन को, SCD को एलिमिनेट करने के लिए 2047 तक भाई एलिमिनेट करने का टारगेट उनको दे रखा। फिर बात करेंगे थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव करने के लिए बिल को पास कर दिया उनकी सीनेट ने। थाईलैंड की बात करें तो ये मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है, ठीक है।
लैंड बॉर्डर इसके नॉर्थ में म्यांमार, नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार आ जाता है, कंबोडिया इसके ईस्ट में आ जाता है, लाओस जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, और मलेशिया जो है वो उसके क्या आ जाता है, यहाँ साउथ की तरफ आ जाता है। ठीक है, वाटर बॉडीज की बात करें तो अंडमान सी आ गया भाई हमारा, और गल्फ ऑफ थाईलैंड आ गया। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पर आ जाता है डोई इथानॉन, ये इनका हाईएस्ट माउंटेन है। मेजर रिवर्स में मीकोंग रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है, उसके बाद में चाओ फ्राया जो है वो भी यहाँ से फ्लो करती है न। और यहाँ पर क्लाइमेट जो रहता है उसको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज में टिन, रबर, नेचुरल गैस, टंगस्टन, टेंटलम और उसके साथ साथ टिम्बर भी पाया। फिर आगे बात करेंगे, आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ फ्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज फॉर नॉट कंप्लाइंग। आरबीआई ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र और पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक्स उत्तर प्रदेश का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। ये जो बैंक्स हैं इनके पास एडुकेट कैपिटल नहीं है। ठीक है, एडुकेट कैपिटल भी नहीं है, अर्निंग प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, और इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का वायलेशन भी किया है। ठीक है, अब इन यूसीबीज के लिक्विडेशन के बाद, हर जो लिक्विडेशन मतलब इनको बेचने के बाद या फिर जो भी है, इससे जो भी पैसा निकलेगा वो हर डिपॉजिटर जो है भाई जिसने अपना पैसा यहाँ पर जमा किया था उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम जो है तकरीबन 5 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। हाँ, 5 लाख तक मिल जाएगा भाई डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से। अब भाई यूसीबीज की डेफिनेशन क्या होती है, तो यूसीबीज आपके फॉर्मली डिफाइंड नहीं होते। इनका मतलब ऐसे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड होते हैं। ये शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पर रजिस्टर किया जाता है अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और जो उस कंसर्न स्टेट की होती है, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002। बैंकिंग एक्टिविटीज जो रहती हैं इनकी वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड रहती हैं। लैंडिंग की बात की जाए तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो रहती है उसका टारगेट इनका 75% रहता है। मार्च 2026 तक प्रायोरिटी सेक्टर में 75% का पैसा देना है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी पैसा ये दे सकते। फिर हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर बिहार। ये जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, जिसको नेट जीरो ग्रीन कैंपस भी कहा जाता है, उसका एक विजन आ जाता है। ये एंशियंट नालंदा जो भाई हमारी पुरानी पौराणिक जो नालंदा थी उसी के जो भग्नावशेष हैं, जो रूइंस हैं, वहीं के आसपास सिचुएटेड है, और इसको नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। जो हमारी सेकंड ईस्ट एशिया समिट जो फिलीपींस में 2007 में की गई थी, उसी के द्वारा एक बेसिस वहां पे रखा गया था कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब अगर हम एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसको इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट ने फिफ्थ सेंचुरी सीई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये लर्निंग का सेंटर तकरीबन 12th सेंचुरी सीई तक रहा था। और इस यूनिवर्सिटी को तुर्किश और इस्लामिक इन्वेडर महमूद बख्तियार खलजी ने 1200 एडी के आसपास डिस्ट्रॉय किया, सारी किताबें वगैरह जला दी। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसको कहा जाता है मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी, एक महाविहार आ जाता है यहाँ पे, यानी कि रेसिडेंशियल और एजुकेशनल बिल्डिंग्स भी हैं। इसके अंदर स्तूप हैं, श्राइन्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स हैं, स्टोकोम है, स्टोन के, मेटल के। एजुकेशनल एक्सीलेंस की बात करें तो भाई यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के बंदे आते थे, चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और साउथ ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं एशिया के, वहाँ के बहुत सारे बंदे आते थे। यहाँ पे वेदों की पढ़ाई होती थी, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, ये सब मेजर सब्जेक्ट्स आ जाते थे। और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, कोई आरक्षण नहीं था, प्योर मेरिट के बेसिस पे होता था। और एग्जाम जो है वो आपके ये एंट्रेंस एग्जाम ये गेट कीपर्स के द्वारा किए जाते थे। अगर आपने चाणक्य देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है गेट कीपर्स क्या करते थे, ये गेट पे खड़े होकर सवाल पूछते थे। जब वो इंश्योर हो जाते थे कि भाई बंदा क्वालिफाइड है तभी इसको अंदर जाने दिया कर। फॉरेन विजिटर्स की बात करें तो भाई 7th सेंचुरी में यहाँ पर चाइनीज स्कॉलर्स आए हैं, आई किंग और ज़ुआन जिंग। इन्होंने विजिट किया नालंदा को, तब उन्होंने नालंदा को नल नाम से बुलाया। इसके साथ साथ ज़ुआन जिंग जो था
इसने योग शास्त्र की पढ़ाई की नालंदा में, जो वहाँ के चांसलर शीलभद्र थे उनके अंडर में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी थे इस टाइम पे योग की। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है 2016 में। मेजर इंस्टीट्यूशंस अगर एशियंट इंडिया में हम बात करें और कौन सी मेजर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो एक आ जाता है विक्रमशिला, जो कि बिहार में लाया गया। ठीक है, इसको धर्मपाल ने 8th सेंचुरी सी में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में दोरा नागार्जुना कोंडा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसको नागार्जुन के नाम पे रखा गया था, जो कि महायान बुद्धिज्म के मास्टर थे, जिन्होंने शून्यवाद की थ्योरी दी थी। उसके बाद में तक्षशिला आ जाता है। ठीक है, तक्षशिला आपका पाकिस्तान में सिचुएटेड है अब तो। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी यहीं पर लिखी थी। जीवक ने, जो फिजिशियन थे, चाणक्य जो कौटिल्य थे, ये कुछ फेमस आपके लोग थे जो कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और बाकी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो भाई पालावी आ जाती है गुजरात की, उडांतपुरी आ जाती है बिहार की, जगदल जो है वो बांग्लादेश में है, ये सब आ जाती है। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स यानी कि ETI के ऊपर बेस्ड है, जिसके द्वारा 120 कंट्रीज को एवेल्युएट किया जाता है उनके एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और किस तरीके से वो एक सिक्योर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम आपका तैयार कर सकती हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फॉसिल फ्यूल से अब आप क्लीन एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को खत्म किया जा सके। ठीक है, की फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या कहते हैं? क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.8 ट्रिलियन पहुंच चुके हैं 2023 में। यानी कि आपका एडवांस इकोनॉमीज लाइक चाइना है और बाकी सब जो है, यहाँ पर 90% ग्रोथ देखी गई है। टॉप परफॉर्मर्स में स्वीडन आ जाता है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं। 6 G20 कंट्रीज ऐसी हैं हमारी जो टॉप 20 परफॉर्मर्स में है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, UK एंड USA। इंडिया की रैंक जो है वो अभी 63rd पर। ठीक है, नेट जीरो एमिशंस की बात करें तो 8 कंट्रीज जो है लाइक भूटान हो गई। ठीक है, भूटान के साथ साथ कोमोरोस, गैबोन, गुयाना, मेडागास्कर, निउई, पनामा और सूरीनाम, ये नेट जीरो एमिशंस इन्होंने अचीव किए हैं सन 2022 में। और ओवरऑल बस इतना ही। फिर बात करेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट रिलीज। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, HEI के द्वारा। US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप इसमें रही है यूनिसेफ की। और ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं कि भाई हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, है ना। कॉमन एयर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनसे अगर आप एक्सपोज होते हैं तो उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं। इसमें हमारा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी आ जाता है, ओजोन भी आ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसके अंदर में आ जाती है। 1990 से लेके 2021 तक को कवर किया गया। अब की हाइलाइट्स की बात अगर हम करें तो ग्लोबली जो एयर पॉल्यूशन है वो सेकंड लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर आ जाता है डेथ का। यानी कि 8.1 मिलियन डेथ आपके सन 2021 में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजों से हुई थी, है ना। सबसे हाई पे आ जाता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। 99% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो ऐसी जगहों पर रह रही है जहां पर पर्टिकुलेट मैटर का लेवल 2.5 के आसपास है। PM 2.5 का मतलब होता है एयरबोर्न पार्टिकल्स जिनका क्या बोलते हैं साइज 2.5 मिलीमीटर माइक्रोमीटर, सॉरी 2.5 माइक्रोमीटर से कम रहता है डायमीटर। ठीक है, पॉपुलेशंस जो आपकी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से आती हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से जो आती हैं वो तकरीबन 1.3 से लेके 4 टाइम्स हायर लेवल PM 2.5 का उससे एक्सपोज रहती हैं। एयर पॉल्यूशन जो है आपका कोविड-19 के आउटकम्स के बाद में और ज्यादा मतलब की वर्स हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम हो गया कमजोर, इन्फ्लेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया लंग्स में, ये सब रीजंस आ जाते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, हेल्थ रिस्क की बात करें, तो इंडिया और चाइना दोनों मिला के 54% टोटल ग्लोबल डिसीज बर्डन एयर पॉल्यूशन वाला देती हैं। 50% ओजोन रिलेटेड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसको COPD कहा जाता है, डेथ्स इंडिया में 2021 में देखी गई।
फिर बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी की, तो एनएमपी ने तकरीबन 3.85 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइज किए हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, अपने एसेट्स को पिछले 3 सालों में इन्होंने क्या किया है, मोनेटाइज किया है। अब ये जो एनएमपी है ये एक इनिशिएटिव है एसेट मोनेटाइजेशन का बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसेट मोनेटाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू राइट्स को ट्रांसफर कर रही है। गवर्नमेंट रेवेन्यू राइट्स यानी कि पैसा इकट्ठा करने के अधिकार को प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर कर रही है ना, एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए। इस रिटर्न में उनको तुरंत का तुरंत पैसा चाहिए, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, बाकी बदले में 3 साल तक 4 साल तक यहाँ का जितना भी रेवेन्यू होगा वो सब तुम्हें जो है मिलेगा। ठीक है, एक रेवेन्यू शेयर जो रहता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलता है, और इसके बदले में मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स में किया जा रहा है। तो ऐसा अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021 और 2022 में कि जो मोनेटाइजेशन होगा एसेट्स का जिनकी वर्थ आपकी 6 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये भाई हमारे कुछ अलग अलग आ जाते हैं, लाइक रोड्स हो गई, रेलवेज हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं। अब आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस यानी कि एमएसपी पे। तो कैबिनेट ने खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनकी एमएसपी को अप्रूव कर दिया है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम रेट, है ना, जिसपे फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फार्मर्स जो हैं वो डिस्ट्रेस सेलिंग ना करें, ठीक है, कम रेट्स में अपनी फसलों को ना बेचें। एमएसपी में 22 क्रॉप्स को कवर किया गया है। 14 के आसपास हमारी खरीफ क्रॉप्स आ जाती हैं, पैडी, जवार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमम, नाइगर सीड और कॉटन। 6 भाई हमारी राबी की क्रॉप्स आ जाती हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, लेंटिल, रेपसीड और मस्टर्ड और सैफलार। ठीक है, 2 कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जूट और कोपरा आ जाती हैं। अब इसको सीजन के सोइंग सीजन जो रहता है उसके स्टार्टिंग से उसकी बिगनिंग में ही अनाउंस कर दिया जाता है ताकि फार्मर्स उस हिसाब से अपनी फसलें लगा सके। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ये एमएसपी को रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नोडल सेंट्रल प्रोक्योरिंग एजेंसी होती है वीट और पैडी को सिक्योर करने के प्रोक्योर करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं पुरप्रोगिलिन की बारे में। एक स्टडी जो है उसने ये रिवील किया है कि पर्पल पिगमेंट जो है, पर्पल कलर का पिगमेंट का जो एवोल्यूशन हो रहा है जिसको पुरप्रोगिलिन कहा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ग्लेशियर की जो एल्गी होती है उसके अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस के लिए। अब ये जो ग्लेशियर की जो एल्गी होती है ये कहाँ ग्रो करती है? ये ग्रो करती है जब ग्लेशियर आपका मेल्ट हो रहा होता है, या आइस शीट्स जो उसका जो सरफेस रहता है ना, यानी कि पूरे के पूरे क्रायोस्फीयर में जो फ्रोजन वाटर पार्ट होता है अर्थ सिस्टम का उसको क्रायोस्फीयर कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल्स में आपके अलग अलग आ जाते हैं, एंक्लोनीमा अलास्कनम आ जाता है, एंक्लोनीमा नॉर्डन इसको ओल्डेई आ जाता है। ठीक है, प्रोपेगलिन की बात करें तो ये फिनोलिक जो पिगमेंट्स होते हैं उसकी कैटेगरी में इनको डाला जाता है। ये सनस्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं और एल्गल सेल्स को अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट से बचाते हैं। इसके साथ साथ लो टेम्परेचर के साथ भी इनको लिंक किया जाता है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे अल्फाफोल्ड 3 की। तो गूगल का जो डीप माइंड है ना, गूगल की डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने एक नया AI मॉडल अल्फाफोल्ड 3 उसको लॉन्च किया है, जो कि DNA प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है। DNA प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर को है, DNA को है, RNA को है, लिगेंड्स वगैरह को, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर प्लस इंटरेक्शन जो भी हमारे सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी उनकी स्पीड के बारे में। यानी कि इनको अगर आप एक इनपुट लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दीजिए, प्रोटीन, DNA वगैरह के बारे में बताइए, तो ये अपना खुद का जॉइंट 3D स्ट्रक्चर बना सकता है जिससे पता आ सकता है कि ये कैसे आपके एक साथ फिट होते हैं। इसके द्वारा जो आपकी केमिकल मॉडिफिकेशन मॉलिक्यूल्स के जो हेल्दी फंक्शनिंग सेल्स की एनहेंस करते हैं, है ना, और प्लस डिसीजेस वगैरह कैसे होती हैं उनको स्टार्ट होने से पहले ही डायग्नोसिस कर सकता है। फिर बात करेंगे कैप्सियसिन की। तो नूडल्स हमारे हैं भाई कुछ, इन नूडल्स के अंदर पाया जा रहा है, नूडल्स चिली पेपर्स जो हैं बहुत क्या बोलते हैं, मिर्ची वाले,
टीके वाले, इनके अंदर कैप्सिसिन जो पाया जा रहा है इसको डेनमार्क में बैन कर दिया गया। ठीक है, मेन पंजेंट होता है ये, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। चिली पेपर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसको कैप्सिकम कहा जाता है, जिसका इसका जेनस जो है वो कैप्सिकम होता है। ये मतलब कि सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट का एक एग्जांपल होता है, जो कि आपका प्रोड्यूस किया जाता है। सेल और टिश्यू कल्चर्स को रप्चर भी कर देता है, फैट के अंदर डिसॉल्व भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ओबेसिटी, पेन एलिविएशन, एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन हाई डोसेज अगर इसके लिए जाए तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, हर्ट बर्न, है ना, इस तरह के इश्यूज के द्वारा हो सकते हैं। फिर आएगा एक्सेसिव डेफिशिएट प्रोसीजर, यानी कि यूरोपियन कमीशन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई फ्रांस जो है ना, यूरोपियन कमीशन फ्रांस को एक्सेसिव डेफिशिएट प्रोसीजर ईडीपी के अंदर डाल रहा है, उसके हाई बजटरी डेफिशिएट की वजह से। अब ईडीपी क्या होता है भाई, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ईयू, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स है वो एप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज को अपनाए ताकि अपने एक्सेसिव डेफिशिएट को करेक्ट कर पाए। अब भाई हमारा जो यूरोपियन कमीशन है ना, वो ईडीपी को लॉन्च कर सकता है किसी भी ईयू कंट्री के अगेंस्ट में जो कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट यानी कि एसजीपी को फॉलो नहीं कर पा रही है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। एसजीपी मतलब कि ऐसे रूल्स जिसके द्वारा ईयू कंट्रीज की जो फिजिकल पॉलिसीज है उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नई सीएसएस को अप्रूव किया है। इसको कहा जा रहा है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, NFIES। इसकी बात करें तो इसका सीधा सा एम है कि फॉरेंसिक लेबोरेटरीज पे का वर्कलोड कम करना है। ठीक है, नए जो क्रिमिनल लॉस भाई हमारे लागू किए जा रहे हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, उसके रिस्पेक्ट में नए क्रिमिनल लॉज ये मैंडेट करते हैं कि जो भी आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना है किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जिसमें 7 साल की सजा या ज्यादा आपकी रहती है, उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना है ना। ये प्रोविजंस हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किए गए हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि कैंपसेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी बनाई जाएंगी और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो NFSU दिल्ली का है उसको भी बढ़ाया जाए। फिर बात करेंगे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल RSM की। तो कोल इंडिया जो है उन्होंने 23 अबेंडेंट माइंस को प्राइवेट कंपनीज को दिया है रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे। मिनिमम रेवेन्यू जो है वो 4% का शेयर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 25 साल का मैक्सिमम दिया गया है। अब ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट्स के लिए रहता है। यहाँ पर जो प्राइवेट एंटिटी होती है ये अपने रेवेन्यू को क्या करती है, PSUs या गवर्नमेंट के साथ में शेयर करती है ना। इससे पहले भाई हमारा PSC हुआ करता था, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। यहाँ पर जो पब्लिक एंटिटीज होती थी वो क्या करती थी, अपने प्रॉफिट को गवर्नमेंट के साथ शेयर किया करती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP जो 2016 में आपकी लागू की गई थी, उसके द्वारा PSC को रिप्लेस कर दिया गया RSM के द्वारा। RSM आपका हाइड्रोकार्बन का किया जाएगा, ऑयल एंड गैस, कोल बेड मीथेन, शेल ऑयल और गैस एंड गैस हाइड्रेट। फिर वर्ल्ड सेलिब्रेट 10th इंटरनेशनल योगा डे IYD। यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के तौर पे, इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे डिजिग्नेट किया है 2014 में, ताकि वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस करने के बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सके। ठीक है, इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को इंडिया ने मूव किया था और 175 मेंबर कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट भी किया। देखिए, योग जो आपका वर्ड होता है ये संस्कृत रूट इसका आता है युज में। युज का मतलब होता है ज्वाइन करना। ये एक सनातन प्रैक्टिस है, भारतीय प्रैक्टिस है, हिंदू प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आपकी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, योगा में आपका माइंड और बॉडी दोनों को यूनाइट किया जाता है। एक होलिस्टिक अप्रोच होती है हेल्थ और वेलबींग के लिए, है ना। और इसमें मंत्रोच्चार भी साथ में किया जाता है, सिर्फ आपका योगा से ही नहीं होता है। ये इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स में से एक आ जाता है। इसके अलग अलग भाई, एक तो वैशिष्टता आ जाता है, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा आ जाता है। ठीक है, जेनेसिस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सील्स हैं, फॉसिल्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं 2700 BC से, जो बताते हैं कि योग आपका एंशिएंट इंडिया में प्रेवलेंट था। ठीक है,
योग वर्ड को चारों वेदों में मेंशन किया गया है। सिस्टमेटिक रेफरेंस जो है वो आपको मिलेगा पतंजलि की क्रिएशन में, जिसको कहा जाता है योग सूत्र। ठीक है, ये आ जाती है आपकी 2nd सेंचुरी BC की। बाकी जो बुक्स है पतंजलि की, महाभाष्य, ग्रेट कमेंट्री, उसमें भी इसका मेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिक डिसीज की बात करें तो एनटीडी चैड जो है भाई वो पहली कंट्री बन गई है 2024 में। ठीक है, जो और 51st ग्लोबली आपकी कंट्री है जिसने एनटीडी को एलिमिनेट किया है। यानी कि इसका नाम है गैम्बियन फॉर्म ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो रहती है, इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल सिकनेस कहा जाता है। इसको इन्होंने एलिमिनेट किया। ये वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिसीज है जो ट्राइपेनोसोमा पैरासाइट के द्वारा होती है। एंटिटीज की बात अगर हम करें तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस, यानी कि बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। इनमें वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगई और टॉक्सिन्स, इनकी वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि भाई हमारा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, ऑनकेराइसिस हो गया। बहुत सारी ये जो आपकी डिसीजेस वगैरह है ना, ये ट्रॉपिकल एरियाज की इम्पावरिश्ड कुपोषित जो कम्युनिटीज होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। इनको अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो रुका जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। इंडिया ने एंटिटीज को एलिमिनेट किया है, लाइक आपकी जो ग्वेना वर्ट है, ट्रेकोमा है, यॉज वगैरह है, इन सबको एलिमिनेट किया है। और इनिशिएटिव्स भी लागू किए हैं, लाइक लंदन डिक्लेरेशन, किगाली डिक्लेरेशन, वर्ल्ड एंटिटी डे भी आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चैड की बात की जाए तो भाई सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री आ रही है, नॉर्थ में लीबिया है, साउथ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान भी आ जाता है, थोड़ा पास में ही सूडान आ जाता है। इसका ईस्ट में, वेस्ट में नाइगर और नाइजीरिया है, और इसका साउथ वेस्ट में कैमरून आ जाता है। इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ इजिप्ट आ जाता है। और यहाँ देखोगे तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका डायरेक्ट एक्सेस ओशन से नहीं है। फिर बात करेंगे आइबेरियन लिंक्स, यानी कि लिंक्स पार्टिनस की। IUCN के हिसाब से कंजर्वेशन स्टेटस जो आइबेरियन लिंक्स का है ये इम्प्रूव हो चुका है, यानी कि इंडेंजर्ड से इसको वनरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। इससे पता चल रहा है कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, आइबेरियन लिंक्स की बात करें तो ये मीडियम साइज की वाइल्ड कैट स्पीसीज है, जंगली बिल्ली है, जो कि आइबेरियन पेनिनसुला यानी कि साउथ वेस्टर्न यूरोप में पाई जाती है, पोर्टुगल और स्पेन के आसपास। इसका जो वजन रहता है वो यूरेशियन स्पीसीज के मुकाबले आधा रहता है। लंबी लंबी इसकी टांगे होती हैं, शॉर्ट इसकी टेल होती है, और ब्लैक ऐसा टफ टिप टाइप की है। टफ्टेड ईयर यानी कि उठे हुए इसके ईयर्स रहते हैं, और रिलेटिवली छोटा सा इसका मुंह होता है। सॉलिटरी हंटर होती है, खुद से अकेले शिकार करती है। नॉक्टर्नल रहती है या क्रेपस्कुलर रहती है, यानी कि रात में विचरण करती है। टेम्परेली डायरनल भी हो जाती है विंटर के टाइम, यानी कि सुबह शाम भी अपीयर होती है। छोटी आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशंस में एग्जिस्ट करती है। यूरोपियन रैबिट जो रहता है वो 80 to 99% इसकी डाइट का शिकार रहता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 की। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 को UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने रिलीज किया। की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्लोबली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो फ्लो है वो 2% डिक्रीज कर गए 2023 में। साइजेबल डिक्लाइंस इंडिया में भी रिकॉर्ड किए गए। जो फंड का मोबिलाइजेशन होता है SDG इन्वेस्टमेंट के लिए, सस्टेनेबल फाइनेंस प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी कम होता जा रहा है। मातानी पचेडी पेंटिंग्स की बात करेंगे तो मातानी पचेडी एक एशियन आर्ट फॉर्म है जो कि गुजरात का है ना। ये एक रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट है, जिसमें आपका कलमकारी जो स्टाइल होती है पेंटिंग की, उससे इंस्पिरेशन ली जाती है। इसका मतलब होता है बिहाइंड द आइडियल ऑफ मदर गॉडेस, है ना, उन पीछे। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है इसको बघारी कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ये इस तरह के पेंट करती है। ये पेंटिंग्स आपकी रिचुअल्स के लिए यूज की जाती है, और सिर्फ मैन ही इनको पेंट करते हैं। यहाँ पे जो भगवान है, जो माता है, उनको सेंटर में, देवी जो है उनको डिवाइन फेमिनाइन को सेंटर में आपका फीचर किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो आपके डिवोटीज हैं, जो इनके भक्त हैं, वो उसके आसपास दिखाया जाता है। पेड़ पौधे यानी कि फ्लोरा एंड फौना भी दिखाया जाता है। इसको कलम यानी कि पेन से बनाया जाता है, जो कि आपके बैम्बू स्टिक्स के बने होते हैं, बांस के बने होते हैं। ठीक है, और पेंटिंग जनरली आपकी मैरून, व्हाइट और ब्लैक में की जाती। फिर आगे आते हैं स्ट्रिप्ड सिसिलियन, यानी कि एक तो कोई स्ट्रिप, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है। एक स्ट्रिप्ड सिसिलियन जो है
ये ऐड हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। ये एम्फीबियंस के ही एक सेपरेट पार्ट होते हैं भाई, ये एम्फीबियंस ही होते हैं, ठीक है। और इनको अपोडा कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। लिम्बलेस होते हैं, कोई हाथ पैर नहीं है इनके। ज्यादातर जो अपनी लाइफ है ये सॉइल के अंदर बरोइंग करके यानी कि गड्ढे करके बिताते हैं। वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, स्मूथ मॉइस्ट स्किन होती है जो नैरोली सेगमेंटेड है। इनकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी हैं, ठीक है। और वो स्किन से जनरली कवर्ड रहती हैं। विजुअल परसेप्शन इनका लाइट और डार्क को देखने में ही निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को अपनी स्किन और लंग्स के द्वारा इनहेल करते हैं और ये एग लेइंग होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सबसे लास्ट में कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ की। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने सेंटर के प्रपोजल को क्लियर कर दिया है, जिसके द्वारा माइनिंग केजीएफ में दोबारा स्टार्ट की जाएगी। और ऐसा उन्होंने केजीएफ मूवी देखने के बाद डिसाइड किया है। नहीं भाई, मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो गोल्ड माइंस है ये बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, कोलार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहीं पर कर्नाटक की आ जाती है ये। इनको ऑपरेट किया जाता है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड बीजीएमएल के द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, एंटरप्राइज है। इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। ये जो माइंस है ये डीपेस्ट आ जाती है वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो माइनिंग की जाती है वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आ जाती है। बस इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई BN अल्फा बैच लॉन्च हो चुका है NDA-1 2025 के लिए। 145 डेज का बैच है, यानी कि 5 मंथ्स का ये हमारा बैच रहेगा, ठीक है। 18 नवंबर से यानी कि 1 महीने बाद हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चलेगा भाई आपका 30 अप्रैल तक, जब तक हमारा एग्जाम हो जाएगा NDA-1 2025 का। मीडियम ऑफ डिलीवरी इंग्लिश रहेगी, यानी कि कोर्स कंटेंट इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन मोस्टली हिंदी में रहेगा। लाइव क्लासेस सारी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस सारे होंगे, लेकिन अटेंडेंस देना पड़ेगा क्लास में भाई, ये रेगुलेशन है। PDF नोट्स, हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्विंग यूपीएससी लेवल की, क्वेश्चन बेस्ड असाइनमेंट और रेगुलर क्विजेस होंगी। इंटरेक्टिव क्लासेस जहां पर आप कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। GAT की क्लासेस का टाइम रहेगा मंडे टू फ्राइडे, 5 बार हफ्ते में 5 PM ऑनवर्ड सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस होगी सिर्फ सैटरडे को 1 टाइम अभी 5 PM ऑनवर्ड्स, उसके द्वारा कवर हो जाएगी आराम से। लाइव प्रैक्टिस भाई की जाती है। GAT कौन पढ़ाएगा भाई? GAT मैं पढ़ाऊंगा, अरुण सिंह तंवर, फाउंडर ऑफ डिफेंस कार्ड, MBA फ्रॉम बिट्स पिलानी। CDS और FCAT को 6 और 5 बार क्लियर किया है, और काफी टाइम से भाई CDS वाले और CAPF वाले लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स की क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहेंगी 6 टाइम्स अ वीक 7:30 PM ऑनवर्ड्स। बेसिक और एडवांस मैथमेटिक्स हर टॉपिक के लिए कवर की जाएगी। एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन लाइव प्रैक्टिस भी रहेगी, बेसिक से लेके UPSC लेवल तक। और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे वैभव वर्धाना। वैभव वर्धाना ने 4 बार NDA का रिटन एग्जामिनेशन निकाला है। इनके स्कोर कार्ड को मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा टीचर चाहिए था जिसने खुद ने मल्टीपल टाइम निकाला NDA का एग्जामिनेशन और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकाला हो। तो आप इनके मार्क्स वगैरह जाके चेक कर सकते हैं। इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को मैं चेक कर चुका हूँ। आर्यन भदौरिया की तरह इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी बहुत बढ़िया है। तो आप बिना झिझक इस बैच में आ सकते हैं। फीस हमारी 5000 रहेगी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। GAT प्लस मैथमेटिक्स कंबाइंड है, सेपरेट कोई प्रोविजन नहीं है। बैच में इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर क्या बोलते हैं DM कीजिए, व्हाट्सएप पे अपना नाम बताइए, करंट सिटी बताइए, कॉलेज या फिर सॉरी करंट जॉब नहीं आएगा, कॉलेज ईयर बताइए, या फिर आप अपने स्कूल की क्लास के बारे में बताइए, कौन सी क्लास में हैं आप। और अच्छा, ये तो चीज़ आएगी नहीं भाई, ये चीज़ मैं एडिट करना भूल गया, ठीक है। ये सीधी सी बात है, आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट मोस्टली नवंबर के बाद नहीं करेंगे। नवंबर के 15 डेज तक जो है आपका, बाद में 1 दिसंबर से हम जो इनरोलमेंट है वो बंद कर दें, ठीक है। तो भाई ड्रीम अकेडमी यानी कि NDA में जाना है तो फिर डिफेंस स्टाफ के पास आना है, ठीक है। देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बस इतना ही कहना था। और बाकी आप जो भी जूनियर्स हो, अगर वो NDA के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको इस बारे में बता सकते हैं और वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र बैच आएगा, ये हमारा एकमात्र बैच रहेगा, क्योंकि हम पूरा सिंगल फोकस जो है वो एक ही बैच पे डालना चाहते हैं, ठीक है। बस इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।